हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग जैकबोर्ड क्लास 10 का मैथ सब्जेक्ट का मॉडल क्वेश्चन 2022-23 का देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव का आंसर देखने वाले हैं। आप लोगों का पूर्णांक 40 का रहेगा, ऑब्जेक्टिव का भी और सब्जेक्टिव का भी, और समय आप लोगों का डेढ़ घंटे का मिलेगा, यानी कि टोटल 3 घंटे का समय मिलेगा। बाकी सब्जेक्ट का मॉडल क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, वहाँ पर मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मॉडल क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ हिंट्स है, जैसे कि सभी प्रश्नों का हल नहीं करना है, कुछ कुछ को आप स्किप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए प्रश्न 1 से लेकर 7 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। और वहीं पर देखिए 8 से 14 तक में भी किन्हीं 5 प्रश्नों का ही हल करना है। इसी तरीके से नीचे भी 15 से 19 तक में आप लोगों को किन्हीं 3 प्रश्नों को हल करना है। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए सभी प्रश्नों का हल लाऊंगा। आपको जो इजी लगता है उससे याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मॉडल क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए मौका है अच्छी तरीके से आप सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि HCF 657,306 बराबर 9, यानी कि 657 और 306 का HCF 9 है, तो LCM ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ से इसका हल आप लोग लिखिएगा, HCF 306 और 657 बराबर 9, HCF 9 है तो फॉर्मूला होता है LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। तो दोनों संख्या का गुणनफल, यहाँ पर दोनों संख्या को गुना कर देंगे हम लोग, 306 गुना 657 बटे 9, फिर इसको सोल्व कर देंगे तो हमारे पास LCM आ जाएगा 22,338। ठीक है, यहाँ पर इसको गुना किए हैं तो ये वाला आया है और नीचे 9 है तो 9 को लिख दिए हैं और फिर इसको काट दिए हैं, तो काटने से 22,338 आया है। यही हमारा आंसर है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन है, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए माना द्विघात बहुपद AX² प्लस BX प्लस C के शून्यंक अल्फा एवं बीटा है। मान लो कि शून्यंक जो है अल्फा और बीटा है, और अल्फा और बीटा का योगफल 4 है और गुणनफल 1 है। ओके, अब यहाँ पर देखिए आगे, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, तो इसको हम लोग 4 को 4/1 लिख सकते हैं। 4 को हम लोग 4/1 लिख सकते हैं, तो हम लोग 4 को 4/1 लिख देंगे। अब बराबर देखिए यहाँ पर -b/4, 4/1 को -b/4 लिख देंगे। फिर दूसरा देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 है, तो 1 को हम लोग 1/1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 1/1 को c/a लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ a बराबर 1 हो जाएगा, a बराबर 1, b बराबर -4। देखिए a बराबर 1, उसी प्रकार b बराबर -4, और यहाँ पर देखिए अगला कलर c बराबर 1 है, तो यहाँ पर देखिए c बराबर 1, यहाँ पर बराबर को देखना है, बीच में बराबर है। ठीक है, इसको भी देखना है, यहाँ पर बराबर है। तो इस तरीके से a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर -4, c बराबर 1। द्विघात बहुपद बराबर AX² प्लस BX प्लस C, ये तो आपका फॉर्मूला है, ये वाला सेम। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना है। देखिए a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 1x² हो जाएगा। फिर देखिए b का वैल्यू -4 है, तो यहाँ पर जो b है उसके जगह हम लोग -4 लिख देंगे। फिर यहाँ पर x रहेगा, ये वाला x। उसके बाद c बराबर 1 है, तो यहाँ पर जो c है उसके स्थान पर 1 लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा बहुपद हो जाएगा x² -4x + 1, यही हो गया इसका आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। आई होप समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, त्रिभुज ABC में यदि कोण B समकोण है तथा AB बराबर BC हो तो सिद्ध कीजिए कि AC² = 2AB²। तो चलिए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज है ABC। ठीक है, ABC त्रिभुज है और कोण B बराबर 90 डिग्री है, समकोण है, और AB बराबर BC है। यहाँ पर देखिए हल दिया है, त्रिभुज ABC में
कोण बी बराबर 90 डिग्री और ए बी बराबर BC, और हम लोगों को सिद्ध करना है AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AB स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से या पाइथागोरस थ्योरम से। देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर होता है। ओके, यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग अप्लाई किए हैं। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर AB बराबर BC है, तो यहाँ पर AB को नीचे AB सेम लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर जो BC है, BC के स्थान पर हम लोग AB लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। उसके बाद देखिए आगे AC स्क्वायर को उतार देंगे और यहाँ पर AB स्क्वायर 2 बार AB स्क्वायर है, इसलिए 2AB स्क्वायर हो जाएगा। यही हो गया हमारा प्रूव्ड। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर। देखिए बिंदुओं A, B तथा -A, -B के बीच की दूरी ज्ञात करें। बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो चलिए इसका हम लोग हल करते हैं। तो देखिए बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। AB, -A, -B। देखिए यहाँ से आपका सॉल्यूशन है। माना बिंदु A का निर्देशांक A, B है और बिंदु B इसका निर्देशांक -A, -B है। A और B के बीच की दूरी, तो AB इज इक्वल टू अंडर रूट x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला है, फॉर्मूला को लिखकर फॉर्मूला पुट करेंगे। ये वाला देखिए आपका A हो गया x1 और यहाँ पर ये वाला -A हो गया x2। इसी तरीके से ये y1 है B और ये y2 है। अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो अंडर रूट -A का होल स्क्वायर प्लस -B का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर बराबर देकर अंडर रूट देखिए -A 2 बार है तो -2A हो जाएगा और स्क्वायर है यहाँ पर, वो स्क्वायर यहाँ पर लगेगा। उसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस लिख देंगे, फिर -B -2B हो जाएगा और स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे हम लोग तो 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर हम लोग -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, वही यहाँ पर किया हुआ है। अब नीचे यहाँ पर देखिए दोनों में 4 कॉमन है तो 4 को बाहर निकाल देंगे। तो इस तरीके से 4 को बाहर निकालेंगे तो √4 का वैल्यू 2 होता है, तो 2 बाहर निकल जाएगा रूट से, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यही इसका आंसर है, यही इसका दूरी होगा A और B की दूरी। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। मान निकालिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री। इसका हम लोगों को मान निकालना है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए बहुत ही आसान है ये वाला क्वेश्चन। आप लोगों को यहाँ पर कुछ फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जिससे tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। उसके बाद कोस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, और यहाँ पर देखिए साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। ये सबको आपको याद रखना पड़ेगा, इससे आसानी से मैथ बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ये 2 को यहाँ पर लिख देंगे 2, फिर tan स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कि tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो 1 लिखेंगे और स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद ये वाला प्लस में यहाँ पर प्लस लगा देंगे। फिर देखिए कोस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है और यहाँ पर स्क्वायर है तो ये वाला स्क्वायर लग जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस है तो माइनस लगाएंगे। फिर साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है तो लगा देंगे √3/2। उसके बाद यहाँ पर जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रह जाएगा। अब सभी का स्क्वायर को हम लोग सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर 2 को 1 सबसे पहले स्क्वायर सोल्व कर लेते हैं। देखिए 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा और 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये वाला 4। उसी प्रकार इधर देखिए माइनस को लिखने के बाद √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर देंगे तो 2 हमारा आंसर आ जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आने से पहले मैं आप लोगों को ये पूछना चाहूँगा कि मैं बिना लिखे बस लिखा हुआ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कमेंट करके बताइएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं लिख कर बताऊँगा ताकि आप लोगों को बेहतर समझ में आए और आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए। अगर समझ में आ रहा है तो भी बताइएगा कि समझ में आ रहा है।
ठीक है, इतना सा काम कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ताकि मैं अपने आप को अपग्रेड कर सकूं। ओके, आप लोगों के लिए बेहतर वीडियो बना सकूं। देखिए 6 नंबर, सिद्ध करें कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले ये डायग्राम आप लोगों को बनाना पड़ेगा, एक वृत्त बनाना पड़ेगा, वृत्त का केंद्र है और ये बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा एक ये है और दूसरा ये है। तो हम लोगों को ये दोनों दूरी बराबर है बताना है, यानी कि पी आर और नीचे क्यू आर बराबर है, ये हम लोगों को दिखाना है। तो इसी प्रकार से आप लिखिएगा, ओ में केंद्रित एक वृत्त खींचे, ओ में केंद्रित एक वृत्त खींचे, ये ओ है, इसको केंद्र मानकर एक वृत्त खींचना है। अगर देखिए त्रिभुज ओ पी आर और त्रिभुज ओ क्यू आर में ओ पी बराबर ओ क्यू, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। कोण ओ पी आर बराबर कोण ओ क्यू आर, पी आर और क्यू आर बाह्य बिंदु आर से वृत्त पर खींची गई स्पष्ट रेखा है, इसलिए दोनों बराबर बनेगा, दोनों का कोण। फिर देखिए ओ आर बराबर ओ आर सामान्य पक्ष, अब यहाँ पर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा बाय आर एच एस से, और दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया है तो सीपीसीटी से पी आर बराबर क्यू आर हो जाएगा। तो इस प्रकार एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पष्ट रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। इसे आप नोट कर लीजिए, आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है इस तरीके से तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों को लिख कर बताऊंगा ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, यानी कि बिना देखे निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि, यहाँ पर देखिए ए नंबर यह बल्ब खराब हो और बी नंबर यह बल्ब खराब नहीं हो। तो प्रायिकता चैप्टर से क्वेश्चन है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका हल इस प्रकार आप लोगों को बनाना है, संभव परिणामों की कुल संख्या 20, संभव परिणाम यानी कि टोटल बल्ब की संख्या 20 है, अनुकूल परिणामों की संख्या 4, यानी कि पहला में निकालना है खराब बल्ब, और खराब बल्ब कितना है 4 है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 4 हो जाएगा। अब प्रायिकता निकालेंगे हम लोग, तो जितना भी अनुकूल परिणाम रहता है उसको ऊपर लिखकर कुल परिणामों की संख्या को नीचे लिख देते हैं और भाग कर देते हैं। 4/20 हो जाएगा, इसको काट देंगे 4 से, 4 × 4, 4×20, तो 1/5 इसका आंसर आएगा प्रायिकता किसका, बल्ब खराब होने का प्रायिकता। ओके, अब नीचे आते हैं हम लोग, बी नंबर देखिए, अनुकूल परिणामों की संख्या 20 - 4, ठीक है, 20 - 4 यानी कि 4 बल्ब खराब है, तो अनुकूल परिणाम अभी 16 है, 16 अच्छा बल्ब है। तो अच्छा बल्ब निकलने का प्रायिकता यानी कि खराब बल्ब, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है खराब बल्ब नहीं होगा, यानी कि अच्छा बल्ब होगा। तो अच्छा बल्ब निकलने की प्रायिकता, अच्छा बल्ब कितना है 16, तो 16/20 हो जाएगा, 20 है जो कुल परिणामों की संख्या है। अब काट देंगे इसको, 4 से, 4 × 4 = 16, 4×5 = 20, तो 4/5 हमारा आंसर आ जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इनमें से किन्हीं 5 को ही बनाना है, लेकिन हम लोग सबको सोल्व करेंगे। सेक्शन बी का देखिए 8 नंबर, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में होता है, q जहाँ एक पूर्णांक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए इसका हल आपको इस प्रकार बनाना है, माना भाज्य बराबर a, भाजक बराबर b, भागफल बराबर q तथा शेषफल बराबर r, जहाँ 0 जो है वो छोटा है r, या इससे 0 के बराबर होगा r, और 4 से छोटा होगा r, क्योंकि यहाँ पर देखिए भाजक 4 है तो 4 से छोटा ही होगा r, यानी कि शेषफल, तब शेषफल क्या हो सकता है 1, 2, 3 हो सकता है, ठीक है। 4 से छोटा क्या क्या है 0, 1, 2 और 3। विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा, विभाजन एल्गोरिथ्म क्या कहता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यानी कि a बराबर bq जोड़ r। अब यहाँ पर देखिए धनात्मक पूर्णांक a1 बराबर 4q + 0, सभी शेषफल को एक एक बार लिखेंगे, यहाँ पर पहले 0 लिखेंगे, तो यहाँ पर 4q को 0 से जोड़ेंगे तो 4q ही हो जाएगा, और 4q क्या है सम पूर्णांक है, 2 से विभाज्य है। अब यहाँ पर देखिए a2, अब 0 तो रखे थे हम लोग, अभी 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 रख दिए, 4q + 1 विषम पूर्णांक 2 से अविभाज्य है। फिर देखिए a3, 4q + 2 रखेंगे, 0 रख लिए हम लोग, 1 भी रख लिए हम लोग, अब 2 रखेंगे यहाँ पर 2, तो
ये वाला जो है वो सम पूर्णांक 2 से विभाज्य है। उसी प्रकार देखिए A4 4 क्यूब प्लस अभी हम लोग इसको रखेंगे 3 यहाँ पर, तो ये विषम पूर्णांक 2 से अविभाज्य है। तो इस प्रकार देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक 4 क्यूब प्लस 1 या 4 क्यूब प्लस 3 ये प्रूव्ड हो गया। विषम कौन कौन सा है देखिए, एक यहाँ पर है विषम और यहाँ पर विषम है, और ये वाला है हमारा ये क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, समीकरण युग्म 2x माइनस वाई बराबर 2 और 4x माइनस वाई बराबर 4 को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए इसका हल आपको इस प्रकार करना है। ये जो पहला समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर 2, तो इसको हम लोग थोड़ा सा सुधार लेंगे। y बराबर 2 को 2 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए -2x हो जाएगा, ये वाला +2x है, बराबर का दूसरे साइड जाकर -2x हो जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप गौर फरमाइए, यहाँ पर माइनस है, वो माइनस यहाँ पर रह जाएगा, और ये वाला माइनस को हटाने के लिए हम लोग माइनस से पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से y बराबर 2x को पहले लिख देंगे और यहाँ पर जो -2 है उसको बाद में लिख देंगे -2। यही है यहाँ हमारा y बराबर 2x माइनस 2, ये समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार 4x माइनस वाई बराबर 4 को भी हम लोग सोल्व करेंगे और y को बराबर का एक साइड रखेंगे तो 4x माइनस 4 हो जाएगा, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से सोल्व करेंगे। पहले समीकरण 1 से सोल्व कर लेते हैं। y बराबर 2x माइनस 2। अब यहाँ पर हम लोग एक चार्ट बनाएंगे इस तरीके से। अब एक बार हम लोग x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, देखिए y बराबर 2 इंटू एक्स का वैल्यू 0 रखते हैं -2, तो किसी को भी 0 से गुना करने से 0 हो जाता है, तो y बराबर -2 हो जाएगा। तो वही यहाँ पर y बराबर -2 लिखा हुआ है। उसी प्रकार देखिए x का वैल्यू 2 रखते हैं तो y का वैल्यू भी 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये चार्ट को बना लेना है, उसके बाद नीचे दूसरा समीकरण का भी बनाना है। y बराबर 4x माइनस 4, ये हमारा चार्ट है x y। अब यहाँ पर x का वैल्यू कुछ भी रखेंगे, 0 रख लेते हैं, तो y का वैल्यू -4 हो जाएगा, और अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ये दो चार्ट है, इसी चार्ट को देखते हुए यहाँ पर आप लोगों को ग्राफ बनाना है। इस तरीके से x और y अक्ष बना लेना है। अब देखिए ये चार्ट को देखिए, 0 - 2 है, 0 - 2, ओके, तो x के लिए 0 है तो x यहाँ पर 0 हो गया। अब y के लिए -2 है तो -2 नीचे आएंगे, यहाँ पर ये वाला जो डॉट है, ये वाला, ये हमारा पहला डॉट हो गया। अब दूसरा 2 और 2, x के लिए 2, x के लिए 2 यहाँ पर है, y के लिए भी 2, तो ऊपर जाएंगे हम लोग। अच्छा ये नहीं है, ये है, ठीक है, x के लिए यहाँ पर 2 है, y के लिए यहाँ पर 2 है, तो इस तरीके से यहाँ पर डॉट हो गया। ये दोनों बिंदु को हम लोग मिला देंगे, और उसी प्रकार समीकरण दूसरा से भी हम लोग लाइन खींचेंगे इस तरीके से, ठीक है, और जहाँ पर मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कहाँ पर मिल रहा है दोनों रेखा, यहाँ पर, तो 1,0 इसका आंसर होगा। देखिए 1,0 यानी कि x बराबर 1 और y बराबर 0, x बराबर 1 y बराबर 0, यही हमारा आंसर हो गया। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, नहीं तो मैं इसे लिख कर बताऊंगा, वो ज़्यादा बेहतर होगा। आई थिंक जैसा भी होगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अब देखिए 10 नंबर, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार करना है। यहाँ A11 बराबर 38 और A16 बराबर, देखिए A16 बराबर 73 है, तो यहाँ पर 73 होना चाहिए, 38 गलती से लिखा गया है। A16 बराबर यहाँ पर 73 होगा। अब देखिए A11 बराबर A जोड़ 10D हो जाएगा, ठीक है, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 होता है, इसलिए A जोड़ 10D बराबर 38, ये समीकरण 1। और यहाँ पर A16 बराबर A जोड़ 15D बराबर 73। अब समीकरण 1
को घटा देंगे समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर अब यहाँ पर देखिए 5D बराबर 35। इस तरीके से D का वैल्यू निकालेंगे, 5 को बराबर का इधर लाएंगे तो भागा में हो जाएगा 35/5। इसको सोल्व करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो D बराबर 7 हो गया। अब यहाँ पर देखिए D का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए A जोड़ 10 गुना 7 बराबर 38। अब हम लोग यहाँ पर A का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 10 दाहिने 70, 70 हो जाएगा। 70 को बराबर का दूसरे साइड ले जाएंगे तो -70 हो जाएगा, ठीक है। तो A बराबर 38 -70। अब 38 -70 को सोल्व करेंगे तो -32 आ जाएगा, तो A बराबर -32 आ चुका है। अब जो फॉर्मूला है उसको आपको याद रखना पड़ेगा, AN बराबर A जोड़ N-1 इंटू D, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर हर एक जो टर्म है उसका हम लोगों को वैल्यू पता है, जैसे AN, ठीक है। N का वैल्यू 31 रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ही पूछा गया है कि 31वां पद ज्ञात करना है, इसलिए A31 लिखेंगे हम लोग यहाँ पर A31। फिर A का वैल्यू -32 अभी अभी निकाले हैं, उसको -32, अच्छा अभी A ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे हम लोग -32 लिखेंगे बाद में। अभी N का वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं 31 -1, उसके बाद D को D लिख देते हैं सेम। फिर देखिए नीचे A का वैल्यू -32, फिर 31 में से 1 घटाएंगे तो 30 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट का मतलब गुना होता है तो गुना लगाकर D लिख देंगे। D का वैल्यू है 7, हम लोग निकाल चुके हैं। अब इसको पूरा सोल्व करेंगे तो A31 बराबर 178 आएगा, तो यही हमारा आंसर है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 11 नंबर, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1, -4, 6 और -3, -5 है। तो चलिए हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो देखिए इसका हल आपको इस प्रकार बनाना है। माना त्रिभुज के शीर्ष A 1, -1 और शीर्ष B -4, 6 और शीर्ष C -3, -5। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये वाला फॉर्मूला है, इसको हमेशा याद रखिएगा आप फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये वाला x1 है, y1 है, फिर ये x2 है, y2 है, और यहाँ पर ये x3 है और ये वाला y3 है। ओके, चलिए देखिए फॉर्मूला 1/x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस तरीके से फॉर्मूला को आपको याद रखना है। कुछ भी तरीके से याद रखिए। मैं जब 10th में था तो इस तरीके से याद किया था, 12, 32, 31, 31, 2, इस तरीके से याद किया था। आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगता है। देखिए अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, पूरा यहाँ पर वैल्यू पुट किए हैं। यहाँ पर देखिए x1, ठीक है, x1 का वैल्यू 1 है तो 1 यहाँ पर रख देंगे। फिर y2 का वैल्यू ये वाला है 6 रख देंगे। इसी तरीके से पूरा वैल्यू पुट करके इसको सोल्व कर देंगे तो 24 वर्ग मात्रक आंसर आएगा, ठीक है, 24 वर्ग मात्रक आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, सिद्ध कीजिए साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो इसको हम लोगों को सोल्व करना है। देखिए बराबर का इधर वाला को हम लोग LHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, बराबर का राइट साइड, यानी कि इधर हो गया RHS, राइट हैंड साइड। दोनों में से किसी को भी एक को सोल्व करके दूसरे के बराबर कर देना है। तो हम लोग इसको लिखेंगे और फिर इसको सोल्व करके RHS के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो इसको चलिए हम लोग लिखते हैं, और ये क्या है, LHS है। देखिए LHS बराबर साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही फॉर्मूला है। तो यहाँ पर मान लीजिए साइन a बराबर a है और कोसेक a बराबर b है। तो यहाँ पर हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे, साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कोसेक a। इस तरीके से ये हो गया a स्क्वायर और ये वाला हो गया b स्क्वायर और ये वाला पूरा हो गया 2, यहाँ पर देखिए 2 है,
फिर ए और बी। इसी प्रकार इसको भी हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ये वाला प्लस देकर, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस सेक। अब देखिए अगला स्टेप में क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले साइन स्क्वायर ए को नीचे सेम लिख देना है, उसके बाद कोसेक स्क्वायर, ये रहा कोसेक स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर ए, इसको भी यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए साइन ए इंटू कोसेक ए, यानी कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है, और 1 को 2 के साथ गुना कर देंगे तो 2 ही होगा, 2 1 का 2, इसलिए यहाँ पर 2 लिखे हैं। फिर से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू 1 होता है, और 1 को इस 2 से गुना कर देंगे तो 2 1 का 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 है। सब कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर ए, यहाँ पर सेक स्क्वायर ए लिख दिए हैं। ओके, अब नीचे देखिए यहाँ पर हम लोग 2 को जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए लिखना है, कोसेक स्क्वायर ए को यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए लिखना है। अब बच गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए यहाँ पर 1 लिख दिए हैं। अब यहाँ पर इसको हम लोग सोल्व करेंगे आगे, तो आ जाएगा हमारा 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, और ये है हमारा RHS। ठीक है, RHS आ जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर इसको देखिए इस प्रकार किए हैं हम लोग, ये वाला 1 और 4 को जोड़ दिए हैं तो यहाँ पर 4 हो गया है, और यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए को हम लोग 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और सेक स्क्वायर ए को हम लोग 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ओके, ये वाला ये है, और इसको इस तरीके से रूपांतरित कर दिए हैं, तो यही हमारा आंसर हो गया, प्रूव्ड हो चुका है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट 30 नंबर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पष्ट रेखा युग्म की रचना कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए इस प्रकार आपको इसका आंसर लिखना है। रचना के चरण, पहला ओ को केंद्र मानकर त्रिज्या की चाप द्वारा एक वृत्त खींचिए, और यहाँ पर देखिए दूसरा 0 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P लीजिए। यहाँ पर P, ये हो गया P, और ये वाला O हो गया, और ये एक वृत्त है जिसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। अब नीचे देखिए O व P को मिलाइए, O और P को मिला देना है, O और P को मिला देना है जो 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद OP को बिंदु M पर समद्विभाजित कीजिए। OP को बिंदु M पर समद्विभाजित करना है। यहाँ पर चाप का नोक को रखकर इधर एक चाप काटना है, इधर एक चाप काटना है, फिर यहाँ पर चाप का नोक रखकर इधर एक चाप काटना है, इधर एक चाप काटना है। जहाँ पर कटा है कटान बिंदु ये वाला और ये वाला दोनों को डॉट लाइन से मिला देना है। ये वाला जो पॉइंट मिलेगा वो M रहेगा। अब आगे देखिए, अब M को केंद्र मानकर तथा OM को त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचे जो दिए गए वृत्त को Q तथा R पर प्रतिच्छेद करे। अब यहाँ पर ये जो M है इसको केंद्र मानकर एक वृत्त खींचना है इस तरीके से। ओके, वृत्त खींचा गया। अब आगे देखिए, PQ तथा PR को मिलाइए। यही PQ तथा PR वृत्त की अभिष्ट स्पष्ट रेखाएं हैं। मापने पर PQ बराबर PR 8 सेंटीमीटर है। यही दोनों स्पष्ट रेखाएं हैं, ये वाला और ये वाला, और इसका 8 सेंटीमीटर लंबाई है। तो यही हो गया इसका रचना। इसे आप ड्रॉ कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन, एक घड़ी को मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल कवर करेगा निकालना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ पर घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, यानी कि R त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय किया गया डिग्री 360/60 गुना 5, तो यहाँ पर 30 डिग्री। 5 मिनट में 30 डिग्री होता है। अगर देखिए, अतः मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, फॉर्मूला है पाई R स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360। अब बस वैल्यू पुट करेंगे। पाई का वैल्यू है 22/7, R यहाँ पर ऊपर हम लोग 14 सेंटीमीटर निकाल चुके हैं, दिया हुआ है ऑलरेडी, तो
आर स्क्वायर है इसलिए 14 गुना 14 लिखेंगे। और थीटा का वैल्यू देखिए 30 दिया हुआ है। अब अभी हम लोग निकाले हैं तो 30/360 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। यहाँ पर भी कोई 3 प्रश्नों को ही सोल्व करना है, लेकिन हम लोग सभी को सोल्व करेंगे। जो आपको आसान लगता है आप उसको सोल्व कीजिएगा एग्जाम में। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 4x² माइनस 4√3x प्लस 3 = 0 का विविक्त कर ज्ञात करें। और बी है मूल की प्रकृति बताएं। और सी है देखिए यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए समीकरण ये है, और यहाँ पर अगर गौर से देखिए तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसी को यहाँ पर हमने लिख दिया है। यहाँ a बराबर 4, b बराबर, यहाँ पर माइनस मिस हो गया है, -4√3 होगा। ठीक है, -4√3 होगा। फिर देखिए c यहाँ पर 3 है। अब नीचे आते हैं, सोल्व करते हैं। देखिए पहला विविक्तर, यहाँ पर d बराबर b² माइनस 4ac, ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पर बस वैल्यू पुट करेंगे और इसको सोल्व कर देंगे। b का वैल्यू यहाँ पर माइनस फिर से छूट गया है, आपको लिखना है -4√3 का होल स्क्वायर। उसके बाद -4, और यहाँ पर a का वैल्यू 4 है और c का वैल्यू 3 है। सबको गुना कर देंगे और इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे। देखिए -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पर माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, -4 × -4 बराबर 16 होता है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ जो माइनस है वो नीचे कैंसिल हो जाएगा। √3 का वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगा। √3 गुना √3 दो बार गुना करेंगे, स्क्वायर है इसीलिए, तो इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर 3 लिखे हैं, बाकी इधर सेम लिख दिए हैं। अब इसको सोल्व कर देंगे तो 12 आ जाएगा आंसर विविक्तर। अब आते हैं नेक्स्ट बी नंबर, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति जो विविक्तर है वो देखिए 12 है। d है बड़ा, 0 से बड़ा है d, इसीलिए मूल वास्तविक एवं असमान होगा। अगर 0 आता तो वास्तविक और समान होता है, लेकिन यहाँ पर d 0 से बड़ा है, इसीलिए वास्तविक एवं असमान मूलों की प्रकृति होगी। अब देखिए सी नंबर, द्विघात सूत्र से द्विघात सूत्र का यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। x = -b प्लस माइनस √d/2a। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। माइनस के लिए हम लोग यहाँ पर माइनस लगा दिए हैं, और b के लिए देखिए -4√3 b का वैल्यू है। अब यहाँ पर प्लस माइनस को लिख देंगे, फिर √d है, d का वैल्यू 12 है तो 12 लिख देंगे, और यहाँ पर a का वैल्यू 4 है तो 4 लिखेंगे, इधर 2 है 2 को लिख देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग पूरा, तो देखिए माइनस इंटू माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, +4√3 प्लस माइनस 2√3/2 × 4। अब यहाँ पर देखिए 4 है, 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर ये 4 से हम लोग 2 बाहर निकाल देंगे, ये वाला 2 को ही बाहर निकाल देंगे और ये वाला 2 को भी बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 2 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला 2 नीचे यहाँ पर है और ये वाला 2 ऊपर यहाँ पर है, बाहर निकाल दिए तो अंदर बच गया 2√3 प्लस माइनस √3/4। अब यहाँ पर 2 कट जाएगा तो हमारे पास ये वाला सेम इधर बचेगा, और एक बार इसको प्लस के साथ लिखना है, एक बार माइनस के साथ, यहाँ पर प्लस और एक बार माइनस, यही इसका मूल हो गया, यही आंसर हो गया। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए इसका हल आपको इस प्रकार करना है। दिया है त्रिभुज ABC में BC के समांतर एक रेखा AB को D पर तथा AC को E पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करना है AD/BD = AE/EC। अब यहाँ पर देखिए बनावट में थोड़ा सा हम लोग रचना करेंगे। बनावट में लिखेंगे BE, CD को मिलाया और EN लंब AB, DM लंब AC खींचा। उसके बाद प्रमाण में लिखेंगे त्रिभुज ADE का एरिया ऑफ त्रिभुज ADE = 1/AD ×
ई एन ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। उसी प्रकार एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर 1/2 गुना डी बी गुना ई एन, समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, दोनों को भाग दे देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई ये वाला है, इसको लिख दिए हैं यहाँ पर, और नीचे ये वाला त्रिभुज का एरिया ये वाला है, इतना सा इसको लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पर भागा है तो 1/2 कट जाएगा। अब ई एन कट जाएगा, बचेगा ए डी बाय डी बी, ये समीकरण तीसरा हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसी प्रकार एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे त्रिभुज सी डी ई में, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ए डी ई का क्षेत्रफल और नीचे लिखेंगे सी डी ई का क्षेत्रफल, और यहाँ पर भी 1/2 कट जाएगा, डी एम कट जाएगा, ए ई बटे ई सी बचेगा, ये समीकरण चौथा हो गया। परंतु एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई, ये समीकरण 5 हो गया, क्योंकि दोनों त्रिभुज समान आधार पर डी ई पर है और समांतर भुजाओं डी ई और बी सी के मध्य है, अतः ए डी बराबर ए ई बाय ई सी, समीकरण 3, 4 और 5 से प्रूव्ड हो गया। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट 17 नंबर, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अपनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन इस प्रकार होगा। माना ए सी बराबर 7 मीटर ऊंचा एक भवन है तथा बी ई एक केबल टावर है। यहाँ पर देखिए ए सी, ये ए सी एक भवन है, और यहाँ पर देखिए बी से ई, बी से लेकर ई तक, ऊपर हो गया है बी से लेकर ई तक, यहाँ तक ये टावर है, ठीक है, केबल का टावर है। प्रश्नानुसार कोण डी सी ई 60 डिग्री और कोण बी सी डी बराबर कोण ए बी सी बराबर 45 डिग्री। ए सी बराबर बी डी बराबर 7 मीटर। माना डी ई बराबर एच मीटर, यानी कि डी ई ये वाला एच मीटर, क्योंकि ये दोनों तो बराबर ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हम लोगों को बस डी ई का वैल्यू निकालना है, बाकी आ जाएगा आंसर। देखिए अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए सी बटे ए बी बराबर tan 45 डिग्री। अब यहाँ पर tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो ए सी का वैल्यू देखिए 7 है और ए बी के नीचे ए बी लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए ए बी का वैल्यू निकालेंगे तो ए बी बराबर 7 हो जाएगा। यहाँ पर ए बी को बराबर का दूसरे साइड ले जाएंगे तो 1 के साथ गुना हो जाएगा, तो इस तरीके से 7 बराबर ए बी हो जाएगा। तो ए बी बराबर 7 हम लोग लिख सकते हैं, परंतु ए बी बराबर सी डी बराबर 7, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज डी सी ई में डी ई बराबर सी डी बराबर tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। अब h/7 हो जाएगा, सी डी का वैल्यू 7 है इसलिए 7 लिखेंगे, और tan 60 का वैल्यू √3 है। अब यहाँ पर h का वैल्यू 7 √3 हो जाएगा। अब केबल टावर की ऊंचाई बी ई बराबर बी डी जोड़ डी सी, दोनों को जोड़ देंगे, बी डी का वैल्यू भी निकाल लिए हैं और डी ई का वैल्यू भी निकाल लिए हैं, दोनों को जोड़ेंगे 7 जोड़ 7 √3, तो यहाँ पर 7 × 1 + √3 मीटर, ये हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 14 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। तो इसका धारिता ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए व्यास 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन आपका किताब में मुझे यहाँ पर 4 मिला, तो आई थिंक मिस्टेक से 14 हो गया है, 14 व्यास सेंटीमीटर हो गया है, तो इसको हम लोग बस 4 मान लेते हैं, व्यास 4 सेंटीमीटर। ओके, अब इसको हम लोग चलिए सोल्व करते हैं। तो देखिए इसको इस प्रकार सोल्व करेंगे। यहाँ पर एक गिलास दिया हुआ है और गिलास का ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, h बराबर 14 सेंटीमीटर यहाँ पर, और 2 त्रिज्या होगा, एक नीचे एक ऊपर, और दोनों का व्यास दिया हुआ है।
यहाँ पर देखिए ऊपर वाला है इसको हम लोग R1 मानेंगे, नीचे वाला को R2 मानेंगे। तो R1 यानी कि त्रिज्या 1 ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरा का पूरा व्यास 4 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। नीचे वाला व्यास जो है वो 2 है, तो इसका त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ऊंचाई दिया हुआ है h 14 सेंटीमीटर। गिलास की धारिता, इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई h इंटू R1² प्लस R2² प्लस R1 इंटू R2। वैल्यू पुट करेंगे हम लोग और इसको सॉल्व कर देंगे पूरा। तो इसका धारिता आ जाएगा 102.2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए। ये जो आंकड़ा दिया हुआ है इससे माध्य ज्ञात करना है। देखिए इसका हल आपको इस प्रकार करना है। यहाँ पर एक टेबल आपको बनाना है, चार्ट इस तरीके से बना लेना है और यहाँ पर लिखना है वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह और F1 इंटू x1। अब यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेम लिख देना है। बारंबारता भी यहाँ पर सेम दिया हुआ है, सेम लिख देना है। अब देखिए वर्ग चिन्ह आप लोगों को निकालना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल में क्या क्या है, 100 और 150 है। 100 और 150 दोनों को जोड़ना है। 100 150 को जोड़ेंगे तो 250 हो जाएगा, उसको 2 से भाग दे देना है तो हमारे पास आएगा 125। तो वही वाला 125 यहाँ पर है। सेम यहाँ पर करेंगे, 150 और 200 को जोड़ेंगे तो 350 हो जाएगा। 350 को 2 से भाग दे देंगे तो 175 आएगा, ये वाला 175 है। फिर देखिए नेक्स्ट 200 और 250 को जोड़ेंगे तो 450 हो जाएगा। 450 को फिर से 2 से भाग देंगे, फॉर्मूला ही है 2 से भाग देना है जोड़कर, तो हमारे पास आ जाएगा 225। इसी तरीके से बाकी का भी करना है। अब यहाँ पर देखिए F1 इंटू x1 में F1 ये है, x1 ये है, दोनों को गुना कर देना है। ठीक है, 125 को 4 से गुना करेंगे तो 500 हो जाएगा। 175 को 5 से गुना करेंगे तो 875 हो जाएगा। इसी प्रकार पूरा निकाल लेना है। और यहाँ पर सिग्मा मतलब होता है जोड़, योग, तो यहाँ पर हम लोग पूरा का पूरा इसको जोड़ेंगे तो 5275 आएगा। और यहाँ पर सिग्मा एफ भी निकालना है, सबको जोड़ देना है। 4 जोड़ 5 जोड़ 12 जोड़ 2 जोड़ 2 तो 25 हो जाएगा। फिर देखिए माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा F1 x1 बाय सिग्मा F1। तो यहाँ पर सिग्मा F1 x1 ये वाला है, इसको यहाँ पर लिख देना है। फिर सिग्मा एफ यहाँ पर 25 है, देखिए 25 को लिख देना है। अब यहाँ पर 5275/25 को सोल्व करेंगे तो 211 आंसर आएगा। तो इस तरीके से माध्य बराबर 211 हमारा आंसर आ चुका है। तो आज हम लोग जैकपॉट क्लास 10th का मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा सोल्व किए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और बाकी सब्जेक्ट का आप लोगों को मॉडल क्वेश्चन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, वहाँ पर सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मॉडल क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए गुड डे।